अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज की अगर पाकिस्तान की सियासत देखी जाए तो सारी की सारी लंदन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। चर्चिल होटल इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। यही कहा जा रहा है कि अगर हो सकता है कि बड़े लीडरों की कोई मुलाकात हुई तो चर्चिल होटल लंदन के अंदर होगी, लेकिन इस वक्त तमाम तर फोकस लंदन की तरफ ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मामला पनामा लीक्स का हो, मामला इस मसले से निकलना किस तरह इसकी बात हो, तो तमाम सियासतदान जिनका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक है उनका एक अपना मौक़िफ़ है, अपनी एक लाइन है और वो उसी पे चलते जा रहे हैं। हमने कोशिश ये की कि किसी ऐसे सियासतदान से बात की जाए जिसका अभी कम से कम किसी पार्टी से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके, एक थॉरो पॉइंट ऑफ व्यू आ सके, एक इन डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके और हम आपके सामने पेश कर सकें, आपको बता सकें कि असल मसला क्या है और कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इस मामले को नया एक रुख देने की कोशिश कर रही हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सरदार नबील गबोल साहब को, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ गए, आजकल किसी जमात के साथ नहीं। मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ? I'm a free bird. Good to hear that, and you got a free soul also. सरदार साहब, ये बताइएगा सबसे पहले, पनामा लीक्स, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? मंसूर, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग लेकिन अगर यही सवाल आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में पूछते तो वो फ़ौरन जवाब आता था कि ही हैज़ टू रिज़ाइन, ही हूएवर इज़ इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व हो। हमारे मुल्क में कहा जाता है जी लोग बड़े से बड़ा कत्ल कर देते हैं और 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं, या कुछ नहीं होने वाला, यानी आप जिससे बात को यही कहता है। बट मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पनामा लीक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ये मेरी अपने इस तरह कानूनी, ये नहीं कि इमरान खान को पब्लिक बाहर लाना पड़ेगा, ऑपोजिशन को पब्लिक बाहर लाना पड़ेगा सड़क पर, तब ये प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करेंगे। इसलिए क्योंकि कानूनी, अगर आप सिर्फ आप एक चीज़ नोट करें, इलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई गया ही नहीं है। ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन सिर्फ दे दें कि जी MNA जब बने मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने अपने जो फॉर्म में नॉमिनेशन पेपर जब भरा तो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए? आपको पता है आर्टिकल 63 के तहत एक मिनट वो ये कहते हैं कि भाई मेरे एसेट्स तो है ही नहीं, ये तो बच्चों के बच्चे, मुझे बताओ बच्चों के नाम है तो इसमें मैं क्यों डिक्लेयर करूं? नहीं, आपके कितने बच्चे हैं? आपके मेरे कितने बच्चे? कितने बच्चे? आपका 15 साल का बेटा जो है वो $1 मिलियन कमा सकता है? नहीं। आप बिलीव कर सकते हो? नहीं। ये जो है आपका फेसबुक वाला जो है, उसका क्या नाम है, जैक, वो किस उम्र में मल्टी बिलियनियर बना? जैसे मार्क ज़करबर्ग जी। देखें, या तो फिर हुसैन या हसन नवाज ने कोई ऐसा कारनामा किया कि उसको $1 और $1 बिलियन मिल गए। तो देखें, आप जो ट्रेल है उसको तो पकड़े ना। एक मिनट, मैं क्योंकि नून लीग की रिप्रेजेंटेशन या नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उनका पर्सपेक्टिव आप तक जरूर पहुंचाऊं। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनका ये कहना था कि हसन और हुसैन नवाज के ऊपर पाकिस्तानी कवानीन लागू नहीं होते। ठीक है, तो ये चैप्टर तो इधर ही आप बंद कर दें। तो अच्छा, अगर ठीक है नहीं होते ना, चले पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होते हैं, इंग्लैंड का तो कानून लागू होगा कि आप इतने $1 मिलियन कहां से लेकर आए जो आपने ऑफशोर कंपनी बनाई? तो वो इंग्लैंड वाले इसका भाई, इंग्लैंड वाले तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग तो यही है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया बैंक में, आपने ऑफशोर कंपनी 2 बनाई, आपने अपार्टमेंट्स खरीदे पार्क लेन के, आपके पैसे कहां से हैं? सबसे पहले तो मनी ट्रेल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन यूके गवर्नमेंट करेगी। तो वो करे या ना करे तो उससे ताल्लुक है ना। जैसा शहबाज शरीफ का मुझे जवाब मुझे ये लग रहा है कि आपने बेसिकली 2 + 2 + 3 + 4 यूं करके एक आपने कैलकुलेशन किया, आपने कहा वजीर आजम। मैं कानूनी बात कर रहा हूं, मैं कानूनी बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने अगर आज अपने नॉमिनेशन, मैं हालांकि अभी MNA नहीं हूं, लेकिन अगर 2013 के नॉमिनेशन पेपर कोई उठाकर उसको चैलेंज कर ले कि नबील गबोल का एक घर निकल आया है जो कि उसने नॉमिनेशन पेपर में उसका जिक्र नहीं किया है, तो मैं 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। ठीक है, इन्होंने भी यही किया है। इन्होंने जो है मियां नवाज शरीफ साहब पहले तो बताए कि 15 साल की उम्र में हसन नवाज ने $1 मिलियन कहां से लेकर आया? पाकिस्तान से नहीं गया। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आर्टिकल 63N क्या कहती है? कि आपके अपने स्पाउस यानी अपनी बीवी और अपने बच्चों के लायबिलिटीज और एसेट्स आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो यानी अगर वो डिक्लेयर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऑफ कोर्स डिस्क्वालीफाई, ये कानून कहता है। गॉट इट। आगे चलते हैं। मामला
जो कि पॉलिटिकल मनूवरिंग की खबरें आ रही हैं कि मीडिया के अंदर अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, उनसे मुलाकातों की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल मुलाकात हुई नहीं है। अगर कम से कम उनसे नहीं तो दूसरा टियर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उसके साथ तो कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। कायरा साहब का भी एक बयान सामने आया कि तीमारदारी के लिए तो जाया जा सकता है ऐसे राब्ते। एक जरदारी फिर सब पे भारी, या आपके ख्याल में किंग मेकर का किरदार अदा करने वाले? किसी बीमार की तीमारदारी करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप सियासत कर रहे हैं। अच्छा। और तीमारदारी मैं समझता हूँ हो चुकी है। अच्छा, मैं समझता हूँ हो चुकी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें कि लोगों को ये मतलब इसको इशू की एक शख्स, एक प्राइम मिनिस्टर लंदन के उसी इलाके में रह रहा है जहां पर साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह रहा है। दो गलियां चले, 2 गलियां दूर रह रहा है। तो क्या हो गया अगर वो तीमारदारी के लिए चले गए? क्या हो गया? कितनी खूबसूरत आपने बात की। क्या हो गया? मासूम और हमारे... अगर इमरान खान भी चले जाए तीमारदारी के लिए चौधरी निसार के साथ, क्या हो गया? वाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यार बीमार है, पता नहीं दिल का उनको मर्ज है, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। हम चाहते हैं कि सब हम तीमारदारी करने के लिए हमें जाना चाहिए। वसीम बदामी को मैं इस वक्त बड़ा मिस कर रहा हूँ। वसीम बदामी का वो एक लफ्ज है मासूमाना सवालात, तो वो ये हमारे मासूमाना जो वो जलेबी वाला मासूम है। वसीम जो है ना वो जलेबी जैसा मासूम है, मैं जलेबी जैसा मासूम नहीं हूँ। अच्छा, यानी कि इसमें कोई आपके ख्याल में हर्ज नहीं अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो मियाँ साहब को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सब ठीक है। मियाँ साहब इस वक्त सबकी तरफ जा रहे हैं, ये क्यों लगा है कान में? क्योंकि आप तो मुझसे इधर सामने बात कर रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब देखें इस वक्त मसला क्या है। मसला मियाँ साहब पीपल्स पार्टी का जाएगा कि आपके बुरे वक्त में आपकी गवर्नमेंट को हमने बचाया, ठीक है, और ये फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं 3 दफा। दिल अभी भी वही कू होते होते आपका दिल अभी मेरी लीडर बेनजीर भुट्टो है। वाह, वेरी गुड। क्यों वो मेरी मोहसिन है। ठीक, उन्होंने आज इस नबील को नबील गबोल बनाया जिसको आप लोग बुलाते हैं। बेनजीर है बिलावल भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो साहब। ठीक है, उनके औलाद है, मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि बिलावल अगर खड़ा होगा इलेक्शन में, बिलावल या बख्तावर या आसिफा, तो मैं उनके सामने इलेक्शन में। मैं पानामा लीग्स पे एक बार आऊंगा दोबारा, लेकिन आपने एक आपका इंटरव्यू था उसके अंदर मैंने एक बात सुनी, आई होप आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना छोड़ते तो आपको कत्ल कर दिया जाता। ये मैंने नहीं, किसी फैसल रज़ा आबिदी ने कहा था। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सच है? नहीं, मैंने दुश्मनियाँ बहुत सारे लोगों से ले ली थी, इसलिए क्योंकि मैंने लियारी के ऊपर बहुतों से मुखालफत की थी। ठीक, और मैंने ये गैंग वॉर जब बनाई गई उसकी सख्त मुखालफत की, और जब गैंग वॉर अपने उरूज में था मैंने उनका सामना किया। और लियारी के अंदर जो हमारे पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग जो गैंग वॉर के साथ थे, उनके ओपनली मैंने नाम लेना शुरू की, जो कि सारे मेरे दुश्मन बन गए। अब क्या सूरत हाल है? अब देखिए, अब कादर पटेल की वापसी और उनका अथॉरिटीज के सामने पेश होना, किस हद तक तब्दीली आने वाली है कराची की सियासत में? जो गंदे अंडे थे पीपल्स पार्टी के अंदर, शर्जील मेमन हो, कादर पटेल हो और दूसरे हो, वो सारे निकल गए। थे तो नहीं। शर्जील मेमन से मेरी बात हुई, वो तो कहते हैं मैं पीपल्स पार्टी का पीपल्स पर आप तो लोगों से रब्ता कर रहे हैं सुल्तानी गवाह बनने के लिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी को आपने ना, आप पीपल्स पार्टी को यूज़ किया या पीपल्स पार्टी ने आपको यूज़ किया, ये इस पे मैं नहीं आऊँगा। लेकिन देखें, जो गंदे अंडे पीपल्स पार्टी के अंदर थे या जो एक इक्का दुक्का रह गए, मुझे उम्मीद है कि वो भी निकल जाएं, लेकिन मोस्टली जो गंदे अंडे वो निकल चुके हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अब साफ हो गई है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ साफ हो चुकी है। अच्छा, जो मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ लियारी के एस्पेक्ट से, कि लियारी के अंदर क्या हुआ। आपकी ये जो आर्गुमेंट है ना, ये पाक सरजमीन पार्टी के जो सियासतदान है, मेरी उनसे भी मैंने चंद इंटरव्यूज किए, मुझे एक प्रॉब्लम आती है इस थ्योरी के साथ। आप लोग जितनी देर तक उस पार्टी के अंदर होते हैं सब अच्छा होता है, एवरीथिंग लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ सब ठीक होता है। जब आप उस पार्टी से बाहर आ जाते हैं तो फिर सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में आप गंदे अंडों का आपने जिक्र किया, उन्हीं के साथ आप बैठते थे। साफत की दुनिया में शायद नए आए हैं। अच्छा। अगर आप 2008 में होते तो आप ये जरूर याद रखते कि मेरे इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी से 2009 में ही शुरू हो गए, जब पीपल्स अमन कमेटी बनाया गया। वो तो हो गए थे, और उस वक्त
पीपल्स पार्टी में बैठते हुए इसी स्टूडियो में मैं मुखालफत करता था कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आज जो स्टैंड मैंने ली थी पीपल्स पार्टी में अगेंस्ट दी क्रिमिनल्स, वो मेरी स्टैंड आज वाजे हो गई है, ओपन हो गई। और पीपल्स पार्टी भी मानती है कि उनसे गलती हुई कि उज़ैर बलोच के लोगों को टिकट दिया गया और उनको MNA MPs बनाया गया। सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उनका आर्ग्यूमेंट सुना। उनका ये कहना है कि मैं तो बड़ा साफ अल्फाज के अंदर जब मैं इख्तलाफ करता था अपनी जमात के साथ तो मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर भी ये गए और उसके बाद उसको भी उन्होंने छोड़ा, लेकिन इख्तलाफ वहां पे भी मौजूद है। इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान क्या रोल अदा करने जा रहे हैं, ऑपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, सरदार नबील कबूल क्या समझते हैं इस बारे में, इस पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक अहम बात अपने नाज़रीन के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। इस्लामाबाद स्टूडियो से आज हम ये शो कर रहे हैं। आज दोपहर को दानियल अजीज़ साहब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे चंद डॉक्यूमेंट्स भेजे। मुस्लिम लीग नून का वो मौक़िफ़ देना चाहते थे और ज़रूरी ये बात बताना ऑन एयर इसलिए ज़रूरी है कि मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए नहीं दिखा सकता चूँकि उसकी ओनरशिप दानियल अजीज़ साहब की है, मैं उसकी ओनरशिप ले नहीं सकता। मैंने उनको ये मौका दिया था कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और आके अगर वो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाना चाहते हैं वो 100 दफ़ा तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मैं उनको बजाते खुद रिसर्च नहीं कर सकता, मैं उसकी ओनरशिप नहीं ले सकता, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप तक नहीं दिखा सकता। लेकिन उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, ये बात अपने व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी अगर दानियल अजीज़ साहब टेलीफोन के जरिए अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो आज मेरा शो देखेंगे और वो देखेंगे कि मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उन्होंने बहरहाल बात मैंने कर दी है, अपने नाज़रीन को बता दिया। दानियल साहब के लिए हमारे टेलीफोन लाइन्स खुली हैं, इफ़ यू वांट्स टू कॉल और वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने कहा कि मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया था और इख्तलाफ मैंने कर लिया था। MQM के हवाले से आपने इख्तलाफ क्यों नहीं किया? आप बड़े आराम से बाहर आ गए और उसके बाद MQM के हवाले से आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपने नहीं दिया। मैं वाहिद बंदा MQM का MNA था और MNA के अलावा कोई MQM में रहते हुए MQM की किसी ने पॉलिसी की मुखालफत अल्ताफ़ हुसैन की किसी ने नहीं की। मैंने MQM का MNA होते हुए मैंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध 1 सिंध 2 की बात की है जो कि सरासर गलत है और ऐसे पार्टी के साथ मेरा चलना अब मुश्किल होगा। कितनी देर बाद MNA कितनी देर बाद जब उन्होंने तकरीर की ना कराची में, जब जलसा उन्होंने किया, पाक सरजमीन पार्टी वाले जो इंकशाफात कर रहे हैं, आपको ये इंकशाफात काफी देर बाद? देखें, पाक सरजमीन वाले बहुत पुराने हैं, मतलब वो MQM के 30 साल लोग पुराने। मैं तो मेहमान अदाकार था देखा जाए। MQM के अंदर 16 महीने के लिए गया मुझे, मतलब, और मैं जाता ही नहीं था। अच्छा। मैं आप यकीन करें कि मैं 16 महीने के अंदर हार्डली 5 या 6 दफ़ा मैं 90 के ऑफिस में, वो 90 में गया हूँ, मैं जाता ही नहीं था। और मैंने जो है एज एन MNA मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इंफॉर्मेशन है कि मुझे MQM मरवाएगी। चलो, एज एन MQM आपको मरवाने पे क्यों तुला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी फैसल रजा आब्दी कहते हैं आपको पीपल्स पार्टी ने मार देना था। MQM के हवाले से भी आपने एक नई थ्योरी दे दी, उन्होंने भी मार देना था। आप जिस पार्टी में जाते हैं लोग आपको मारने पे क्यों तुल जाते हैं? असल में मुझे पंगा लेने का बड़ा शौक है और मैं पंगा जो लेता हूँ ना वो उन लोगों से लेता हूँ जो कि जिन्होंने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप इसीलिए अब किसी पार्टी में नहीं जा रहे कि लोग आपको मार देंगे? नहीं, मैं इसीलिए किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी को इस काबिल समझ ही नहीं रहा हूं कि पाकिस्तान के मफाद में कोई ऐसी पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही है। आपको पाकिस्तान की इतनी जो रजिस्टर्ड पार्टियां, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई पार्टी आपको मुझे समझ नहीं आ रही है। हो सकता है मैं गलत भी नजर नहीं आ रही है, हो सकता है मैं गलत। इमरान खान साहब जो मेहनत कर रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड के, इमरान खान एज इमरान खान, मैं बिल्कुल उनको क्रेडिट दूंगा, सच्चा आदमी है। ठीक है, एज इमरान खान खुद अच्छा नेक आदमी, नेक तो खैर नहीं बोलूंगा, सच्चा आदमी जरूर बोलूंगा, कमिटेड है फॉर पाकिस्तान। मैं जब इस प्रोग्राम के हवाले से रिसर्च करा था, आपका एक बयान, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, मुझे वेरीफाई कीजिएगा, उसमें आपका एक बयान सामने आया कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से किसी रहनुमा ने रब्ता किया और आपको ये कहा कि इमरान खान जो तकरीर करता है वो हम उसको पकड़ाते हैं, हम बताते हैं कि उसने क्या करना है। देखें, मैंने इमरान को भी ये बात बताई है कि आपके अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हैं, अभी भी हैं, ठीक है, जो बाहर ओपनली आपके बारे में ये बातें करते हैं। यानी मेरे पास
एक शख्स आया कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, पीटीआई का सीनियर लीडर, और वो कहता है कि इमरान खान तो यार सिर्फ एक डमी, एक फेस है जिसको हम खड़ा करते हैं स्टेज पे, तकरीर कराते हैं, पार्टी तो हम चला रहे हैं। ये बात जिस लीडर ने की, वो लीडर अभी भी पीटीआई में, अभी भी पीटीआई में सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर। तो मैंने इमरान को ये बात बताई, नहीं नाम मैं नहीं लेता, बुरी बात है, नहीं कोई नहीं, आजकल आपस में लड़े हुए वैसे 50 साल से ज्यादा कम है। ये तो आप कसौटी खेलना चाहते हैं, लेकिन देखें ये चीजें, ये तो उनका मामला, मैं पीटीआई का रुकन नहीं हूं मैं, मतलब लेकिन अच्छा इतना बता दें, मर्द है औरत है? नहीं, औरत भी है और मर्द भी है। खुदा ये क्या मतलब ये नहीं कहा कि एक ही आदमी, और उन्होंने कहा कि दो शख्स हैं, और ये सरदार साहब के कमेंट्स हैं, ये मेरे कमेंट्स नहीं, दो शख्स हैं। अगर पेमरा ने कोई एक्शन लेना तो इनके खिलाफ दो शख्स, मेरे कमेंट्स नहीं, दो शख्स है, एक औरत भी है और एक मर्द भी है। फिर ठीक है, फिर उन्होंने अपना सर मारा कि फिर ठीक है, फिर ठीक है, नहीं फिर ठीक है, अगर आप इस तरह की बात करें, क्योंकि वो बात अच्छा, वैसे ये मैं ऑन रिकॉर्ड मैं भी ये बात कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक सीनियर रहनुमा ने कम से कम मेरे सामने भी खान साहब की बुराइयां की हैं, और अभी भी पाकिस्तान पार्टी डिसिप्लिन नहीं है उधर। मैंने एक चीज नोट की है, पार्टी डिसिप्लिन नहीं है, और इमरान खान के सबसे बड़ा जो एक इशू इस वक्त चल रहा है उनके पार्टी के अंदर यही है कि उनके पार्टी के अंदर सियासतदान कम है, और हर कोई जो है वो लीडर बनना चाहता है। ख्वाहिशात बहुत है हम लीडर बने, लेकिन वो लीडर बन नहीं सकते, और इमरान खान साहब जो है उनमें गिरे हुए हैं। चंद लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, चंद है, बहुत कम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सारे जो है ना वो सारे वो हैं। कोई बैंकर है तो, अब मैं नहीं बोलूंगा बैंकर है ये अब जरा चेक करना पड़ेगा किस बैंकर की आप बात करें। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी कराची की सियासत के हवाले से क्या आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में करीब होंगे? बिल्कुल मुझे लग रहा है, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि दोनों करीब होंगे, और अगले आने वाले इलेक्शन में जो मुझे नजर आ रहा है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी का जो दफ्तर बना हुआ है वो आरिफ अलवी साहब के हल्के में बना हुआ है। पाक सरजमीन और पीटीआई आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और 2018 के इलेक्शन में अगेन मैं एमक्यूएम को इतना स्ट्रांग नहीं देख रहा हूं जितना 2013 के इलेक्शन में। उसकी रीज़न बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो लीडरशिप उनकी, उन्होंने जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने पिछले एक साल से पार्टी को जिस तरह रन किया। अच्छा, ये इधर एक मिनट पॉज का बटन दबाएं। यहाँ पे मसला ये है कि आपने यहाँ पे उनके बारे में ये कहा था कि जी वो वीडियो खिताब इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने वीडियो खिताब किया, मैंने डांस करवाया उनको, मैंने डांस करवाया अल्ताफ हुसैन को। मैंने ये कहा था कि वो वीडियो खिताब करके दिखाए, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं वीडियो खिताब नहीं, मैं अभी तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा, और वो रिकॉर्डेड था। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वो लाइव नहीं था, वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था। बहरहाल डांस तो किया उन्होंने। अब जिस तरह किया वो जो आपकी बात को झुटला दिया उन्होंने कि नहीं? हाँ, मेरी बात को बिल्कुल उन्होंने चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया और उन्होंने करके दिखाया डांस। तो फिट है ना माशाल्लाह फिर वो। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, ये तो अल्लाह की बात है, अल्लाह जानते हैं इंसान के अंदर की जो कंडीशन है वो आप सिर्फ 2 ट्विस्ट मार के दिखा नहीं सकते कि आप कितना फिट है, ठीक है ना। तो आप 2 ट्विस्ट मार के लिए, ये तो मुझे ज़माना याद आया कि ये मुझे ज़माना याद आया जब बचपन में हम वहीद मुराद की फिल्म देखते थे, तो फिल्म में वो ट्विस्ट, आपको पता है डांस होती है, ट्विस्ट डांस। जी जी मुझे पता। ट्विस्ट डांस किसको कहते हैं? जो अल्ताफ हुसैन साहब कर रहे थे यूं खड़े होकर, ठीक है ना। तो उसके जो हेल्थ की कंडीशन क्या है वो एक लंबी डिबेट है, और वो मैं इस पे आपके शो में आपको एम्बेरस करने के लिए नहीं बता सकता। नहीं, आप ना बताएं, अच्छी बात है, मतलब किसी की सेहत का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बुरी बात। लेकिन आई एम सरप्राइज कि आपने 2018 के इलेक्शंस को इनकी सेहत के साथ किस तरह जोड़ा है? नहीं, मैंने इनकी पॉलिसीज के साथ भी, यार मतलब कोई सेंसिबल आदमी अपनी पार्टी को खुद खड्डे में क्यों फेंकेगा, मुझे एक बात बताएं। यानी ये इस तरह के स्टेटमेंट देना, इस तरह के बयानात देना, अपने ही लोगों के लिए इश्यूज पैदा करना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के लोग इस वक्त ज़हनी अजियत के शिकार हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं। फारूक सत्तार साहब को मैंने इंटरव्यू किया, वो फारूक सत्तार इंसान थोड़ी है, वो तो ही इज अ सुपरमैन। वो इंसान नहीं है। मैंने कहा शायद पता नहीं, वो तो पता नहीं कौन सी गोली खाता है कि वो शख्स जो है सोता ही नहीं है एक हफ्ता। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं ना। वो घर सोने गरीब जाता है तो उसको एक कॉल लंदन से आता है कि तुम सोए कैसे, हाउ डेयर यू स्लीप, And still he is in the party. Still he is in the party. Loyalty इसलिए लॉयल्टी हो तो ऐसी हो, तो मुस्तफा कमाल, ऐसी लॉयल्टी ना हो जो 16 महीने के बाद छोड़ दे। तो ये बातें आप मुस्तफा कमाल से पूछे ना कि फारूक सत्तार कितने मासूम है,
वो हमेशा कहते हैं ना कि फारूक साहब भाई को मैं कुछ नहीं कहूंगा तो बड़े मासूम है, वो मजबूर है। नहीं, अब वैसे एक कमेंट अभी रिसेंटली उनके अगेंस्ट भी आ गया फारूक सत्तार साहब के। उन्होंने कहा कि वो पता नहीं भारतीय एजेंट का भी एजेंट ही होता है, समथिंग लाइक दैट, मतलब उनको भी थोड़ा सा टारगेट किया गया फारूक सत्तार साहब। एजेंट तो एजेंट ही होता है ना। आपने एक दूरबीन लगाई हुई थी पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर के बाहर, आप देख रहे थे कौन आ रहा है। मेरा घर जो है, मेरा घर और मुस्तफा कमाल का घर जो है ना सड़क के किनारे है। यानी मुझे पता चलता है दूरबीन कौन आ रहा है, कौन और जा रहा है। मैं हूँ शिकारी, मैं पहाड़ का शिकार करता हूँ। पहाड़ में जो शिकारी होते हैं वो दूरबीन लगा के अपना शिकार देखते हैं। अच्छा, ये बताइए तो मैं अपने दूरबीनों को चेक करता हूँ, तो चेक करते करते उनका घर सामने है, तो मेरे पास है वो जो रात को देखते हैं ना। आपने मारखोर का कभी शिकार किया? मैंने नहीं, मैंने मारखोर से बड़ा शिकार किया। अच्छा, ये चले मारखोर की अगर एग्जांपल लें, ये जितने मारखोर आ चुके हैं अब तक इस पार्टी में, क्या मजीद मारखोर आने हैं अभी या खत्म हो गया सिलसिला? मारखोर अल्फाज जो बड़ा आपका मेरे ख्याल में पॉलिटिशियनों के लिए बड़ी उनकी चीता चलें, चीता कर लें, शेर कर लें, हाँ, उनको और कोई मतलब अच्छे से अच्छा ज़ेबरा बोल दे। अच्छा चलें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के जो फ्यूचर है वो 24 अप्रैल के बाद पता चलेगा। क्यों कि मुस्तफ़ा जलसा कर रहा है, जलसे की मैं तो कैसा रिजल्ट जलसे का रिजल्ट तो अगर उसने जिना ग्राउंड में 50,000 से ऊपर लोग जमा कर लिए तो वो पार्टी बन जाएगी। अगर उसने जमा नहीं कर पाया, कितने 50,000 से ऊपर, 50,000 कोई प्रॉब्लम है? मतलब कराची के अंदर 50,000 एक एमएनए सीट है। अच्छा, 50,000 बहुत लोग जब आते तो इससे बड़ा जलसा तो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था बिलावल भुट्टो जरदारी की जब लॉन्चिंग कर रहे थे। मैंने नहीं देखा था उस वक्त, मैं बाहर था मुल्क से। लेकिन अगर तो कर गई है तो फिर ये पार्टी बन जाएगी। ठीक है, और फिर एमक्यूएम के और लोग भी आ जाएंगे। एक अहम सवाल ब्रेक की जाने उसके बाद हमने जाना है, 2016 के बजट के बाद आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, या कुछ हलचल होगी, क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट चेंज। हेड ऑफ स्टेट चेंज किस तरह? पनामा की वजह से? पनामा की वजह से, और कोई वजह नहीं? और कोई वजह, और कानूनी तरीके से होगा? और कानूनी तरीके। ये जो खान साहब मुजाहिरे वगैरह और रायवंड जाने की बातें कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं? आई थिंक रायवंड तक पहुंचने से पहले ही काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार का हुआ था। नहीं, लेकिन मुझे पहुंचे थे और फोन आ गया था। अभी तक तो जुडिशियल कमीशन के जो टीओआरस हैं उसी के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनी का है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, अभी तक टर्म्स और रेफरेंसेस नहीं फाइनल हुए, तो आपने इतनी जल्दी कानूनी फैसला किस तरह दिया? ये तो जुडिशियल कमिशन बनेगा ही नहीं। अच्छा, बनना ही नहीं है। ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। इमरान खान इस वक्त पॉलिटिकली इसको खेलना चाह रहा है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाह रहा है ताकि थोड़ा लोगों को मोटिवेट करे, पब्लिक को मोटिवेट करे, अपना जो गिरा हुआ साख था पीटीआई को उसको दोबारा बहाल करे, चौधरी निसार को डराए कि मैं F9 पार्क से निकलकर डी चौक की तरफ आ रहा हूं। ये सब चीजें करने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कादिर पटेल से पूछगछ हुई, वो खुद तशरीफ लेकर आए, आपको भी बुलाया था, आपके साथ भी मीटिंग हुई। मुझे तो खाना खिलाया था ना बस। हाँ, आपको खाना खिलाने के लिए बुलाया था? हाँ। ये किस तरह हो सकता है यार? हमारे मुल्क की फौज, हमारे मुल्क की रेंजर्स इतना अच्छा काम कर रही है, अगर वो हमें खाने के लिए बुला रही है, अगर हमें बुलाकर खाना खिलाए तो क्या हम चोर हैं? नहीं, मैं शक्ल से चोर लग रहा हूँ? नहीं, आपने अभी तक हमें चाय का एक सामने नहीं रखा, सूखा पानी पिला रहे हो, आप समझते सब आप जैसे होंगे। उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने पूछा बहुत सारी सवालात। हाँ, तो पूछिए, अब आया तो भाई मतलब मेरे शक्ल पे तो कोई आशिक नहीं कि सिर्फ खाने पे बुलाएगा। जो सवालात पूछे मैंने बता दिए। कादिर पटेल से जो सवाल पूछे वो जवाब दुनिया जानती है, उसका जवाब कि कादिर पटेल रोजाना उजैर बलोच के पास किस लिए जाता था। कम से कम नबील गबोल तो उजैर बलोच के घर नहीं जाता था। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। नबील गबोल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी गबोल साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इमरान खान साहब की कोशिश है कि अपनी सियासत को, जो कि डाउनफॉल जिसका शुरू हो चुका था, उसको रिवाइव किया जाए, और रायवंड की जानिब जो मार्च की कॉल दी गई है उससे पहले ही कोई बहुत बड़ी तब्दीली मुल्क के अंदर आ जाएगी और कानूनी तौर पर आएगी, सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन लेगा, ये इनका मानना है। फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लंदन के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जंग को फिलहाल खान साहब के साथ वहां पर लड़ रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फैसल वाडा साहब लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये जंग कहां तक पहुंची। लेट्स टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पानामा लीक्स के हवाले से अब तक जो एक्शन सामने आया है ऑपोजिशन की जमातों की जानिब से, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वाज़ेह हिकमत अमली सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के साथ इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ अवाम जो कि लंदन के अंदर मुकीम पाकिस्तानी है उनसे भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी इस हवाले से एक बिल्डअप किया जाए। फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमारे साथ लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यह मामला कहां तक पहुंचा है, ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी फैसल साहब, आप इस वक्त खान साहब के साथ वहां पे मौजूद हैं और उससे पहले भी इंग्लैंड के अंदर जो कुछ भी होता रहा है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, ये इसकी रीजन क्या है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या प्रूव कर लेंगे? वो उनकी फाइंडिंग्स किस हद तक पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट होंगी? मंसूर साहब देखिए जी, सबसे पहले तो जो पनामा लीक्स के बाद जो सिचुएशन स्टार्ट हुई उसके बाद जो खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो बेसिक उनको अपॉइंट करने का है और उसकी दीगर जिम्मेदारियां भी जो हैं वो लंदन में मुझे भी खान साहब ने रोक दिया है कि वो मैं रुका रहा हूँ यहाँ। उसका रीजन से भी है कि वो ट्रेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, सऊदी अरेबिया कहा गया कि फैक्ट्री बेची और उससे पैसा आया, तो फैक्ट्री तो सऊदी अरेबिया में कोई मौजूद नहीं थी। वहां तो 1970 का जंक यार्ड था, उस जंक से इक्विपमेंट्स आके रखे गए, तो प्लॉट बिका और उसको बीवीसी से भी वही बात कर दी, तो वो बात खत्म हो गई। उसके बाद पनामा लीक से हट के जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं आपके तवस्सुस से और बाकी मीडिया चैनल के तवस्सुस से, वन हाइट क्लास प्लेस में ऑफशोर कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग्स का जिक्र है। उसके बाद £5.5 बिलियन का जिक्र है जो 600-700 करोड़ रुपए बन जाते हैं। उसके बाद हसन नवाज शरीफ साहब का जिक्र है। जो सवालात हमने किए 7-8 दिन हो गए, उसका कोई कौम को जवाब नहीं दिया गया। सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी कि वो हुक्मरान है और फैसल साहब, मैं कथा कलामी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ठीक है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट से खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि ये जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, इसको आप पाकिस्तान में लाके, पाकिस्तान की अदालतों में लाके किस हद तक मौसर बना सकते हैं? आपकी ये जो फाइट है उसके अंदर ये सवाए पॉलिटिकल स्टंट्स के कुछ ज्यादा इससे आगे जा सकता है? ये ज्यादा से ज्यादा ये पेपर आप उठा के यूं करके अवाम के सामने रख देंगे कि जी देखें हमने प्रूफ कर दिया, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? मंसूर साहब, उसी वजह से इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट, और उनके चीफ जस्टिस साहब के अंडर में इंक्वायरी मांगी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और उधर ही शवायद पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप एक जुडिशियल कमीशन के नाम पर रिटायर्ड जजेस अपने मन पसंदीदा लोगों को रख लेते हैं, तो जैसे साने मॉडल टाउन की 14 लाशों का आज तक कोई जीआईटी का कोई फैसला नहीं हो सका, सरकारी कमीशन का कोई फैसला हुआ, तो कमीशन ओवर कमीशन बनते गए और कुछ पाकिस्तान को नहीं मिला है। और हम जो यह सारा काम कर रहे हैं ताकि टाइम जाया ना हो, और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बुलाएं तो हम उनके आगे पनामा लीक्स से रिलेटेड जो काम हो चुका है और जो हमारी अपनी फाइंडिंग्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हम दिखा रहे हैं वो हमने नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए, ये पाकिस्तान यूके की सरकार के डॉक्यूमेंट। लेकिन फैसल साहब, ये भी हकीकत है। मुझे ये बताइएगा कि आप जिन एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, इन्होंने आपको कोई टाइम फ्रेम दिया है? ये मामला इन्वेस्टिगेट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर पनामा लीक्स की जानिब से कोई डॉक्यूमेंट्स आ भी गए तो उससे पे कुछ प्रूफ तो नहीं होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा टाइम लगेगा। कितनी देर लगेगी इन इन्वेस्टिगेटर्स को इस सारे ट्रेल को चेक करने में? मंसूर साहब, अगर विल हो और गवर्नमेंट के भी इदारे अगर सिर्फ एक हफ्ता कर ले, तो पनामा लीक्स के बजाय छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जिसमें 600-700 करोड़ रुपए का जिक्र है, उनके लिए यू नीड 1 वीक। उसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं, सब लिखा हुआ है, डेट्स मौजूद है, तारीख मौजूद है, नाम मौजूद है, ऑफशोर कंपनी के नाम मौजूद है, साहबजादों के नाम मौजूद है, अमाउंट मौजूद है। इन्वेस्टिगेट तो आपने उनके लिए इन्वेस्टिगेट करने पहली रकम कहां से आई, और जो रकम का हवाला या टाइमलाइन वो बता रहे हैं उसमें तो उनके बच्चे अंडर एज थे, अंडर 18 थे, 18 साल से कम उम्र थे, तो इसमें तो रॉकेट। अच्छा, ये जो बच्चों की आपने बात की है, शहबाज शरीफ साहब, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज के ऊपर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता। अगर सऊदी अरब की फैक्ट्री बेची, उसके पैसे से लंदन में अगर फ्लैट्स लिए, ये सऊदी अरब और लंदन का मामला है, पाकिस्तान के कवानीन इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते, तो प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ दिस अफेयर। मंसूर साहब, अगर आपके बच्चे अंडर एज हो तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? वालिद और वालिदैन पे आएगी।
तो अगर ये बात, अगर मैं शहबाज शरीफ साहब का डिबेट भी सुन लूं और समझ लूं और 1 मिनट के लिए उसको बाय कर लूं, तो अंडर एज बच्चों को पैसे कहां से मिले, वो इतनी बड़ी कैसे ट्रांसफर कर रहे थे, उसका जवाब भी उन पे बनता है। और इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं बताया गया कि हमारी औलाद अंडर एज अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रही है? और क्या आपका बिजनेस अगर 100 रुपए का है तो वो जस्टिफाई करेगा कि 100 रुपए की जगह 1000 रुपए वो सामान खरीदने दुनिया के अंदर? अगर नहीं जस्टिफाई करेगा तो फिर ये सवाल तो होंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आगे का प्लान क्या है? खान साहब ने वापस आके जो आप लोगों ने रायविंड की जानिब मार्च करने का जो आप लोगों ने अनाउंस किया था, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में अब तक अवाम हमें सड़कों पे नजर नहीं आ रही। मंसूर साहब देखिए, जो प्लान ऑफ एक्शन है वो 24 तारीख को इमरान खान साहब कौम के आगे रखेंगे। और जहां तक रायविंड का एक्शन है, वो उससे पहले हम बहुत होपफुल है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे पहले बहुत कुछ अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, क्योंकि मॉरली तो वो ग्राउंड लूज कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब। अब अगर एक हरदर्मी की सियासत है तो उस हरदर्मी की सियासत का टाइम उससे पहले रहेगा। दैट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट ऑप्शन, जब हमें कोई और रास्ता मिलेगा नहीं। लेकिन बात वही है ना कि सिर्फ मॉरली किसी को ये कह देना कि उसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, दैट्स नॉट एन इनफ आर्ग्यूमेंट। आपको उसको कानूनी तौर पर उसके सामने फैसला ला के रखना पड़ेगा कि देखें जी, ये फैसला है और ये आपके खिलाफ है, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बगैर तो आप उसी तरह बार बार कहते रहें जी इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें, वही धरने वाली बात फिर सामने आ जाएगी। नहीं, अगर मंसूर साहब मैं आपकी डिबेट को आगे बढ़ा लूं तो आइसलैंड के फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्यों रिजाइन किया? ये सब रेजिग्नेशन जो पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अपनी निकली थी। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रॉपर्टीज निकली थी। मियां साहब की यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है, बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं। मंसूर साहब, अगर बच्चे अंडर एज है, सर खुदा का वास्ता इसको समझे, अगर बच्चे अंडर एज है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? मुझ पे तो नहीं आएगी ना सर। मेरे बच्चा अगर अंडर एज है और उसकी अरबों रुपए की कंपनियां और उसके प्रॉपर्टीज निकल आती तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। और मैं बीइंग हुक्मरान, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने इलेक्शन कमीशन में बात कही थी, सादिक और अमीन वाला क्लॉज यहाँ मौजूद है, करप्शन से रिलेटेड क्लॉजेज यहाँ मौजूद है। इसके बाद तो डिबेट खत्म हो गई ना। क्या पाकिस्तान तहरीक, अच्छा चलो ठीक है, आई गो विद योर आर्गुमेंट, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्टिकल 62-63 यानी कि सादिक और अमीन वाले कॉन्सेप्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर सकती है? सर हमने तो वो राब्ता ही, अब हमारी पहली डिमांड ही यही है। और इस डिमांड पे किसी को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नहीं, अगर जुडिशियल कमीशन नहीं बनता, फैसल वाडा से जुडिशियल कमीशन नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में, आप सुप्रीम कोर्ट खुद मूव करेंगे क्या? मंसूर साहब, जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा और होगा और होगा। इससे नीचे हम नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट के लिए आप बात करें, मैं अपनी पर्सनल राय सोचता हूँ कि अगर सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो गए तो ये ऑप्शंस को भी देखा जाता है। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि इसके पीछे नहीं हटना। जुडिशियल कमीशन चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बनना ही बनना है, उसके नीचे कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो तो सारी चीजें जो है वो खुद। और ये जो मुख्तलिफ नाम सर्कुलेट हो रहे हैं अब तक जो नाम सामने आए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पूरी तरह रिजेक्ट करती है। आई जस्ट वांट अ क्लैरिफिकेशन कि ये बात दुरुस्त है? सरमद जलाल उस्मानी साहब की जो नाम सामने आया, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड का हिस्सा नहीं है। और उनके ऊपर एक तरीके से कहा जाता है कि उनके साथ नून लीग की वो है वाबस्तगियां है, हमदर्दियां है, तो सवाल ही पैदा होता है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुए। फैसल वाडा साहब की नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ काफी हद तक क्लियर सामने आ चुका है। मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ उनकी हिकमत अमली है, मुख्तलिफ उनकी प्रेडिक्शंस हैं। आगे चल के क्या होता है ये तो वक्त ही बता सकता है। क्या कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका फैसला तो सिर्फ वक्त ही करेगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।